हिंदुस्तान में दलितों के उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है। दलित साहित्य इसी दलित वर्ग को आधार बनाकर केंद्र में रखकर लिखा गया साहित्य है। दलित साहित्य राजनीति और समाजशास्त्र के सम्मिलित रूप से उपजी यथार्थ अभिव्यक्ति है, जो अनेक अवसरों पर कटु अनुभवों का भंडार लेकर अतिरेकी होती गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी से लेकर कुमारी मायावती का राजनीतिक सामाजिक चिंतन का दौर कहीं कहीं बाबू जगजीवन राम से लेकर रामविलास पासवान, रामदास अठावले, जिग्नेश मेवाणी और चंद्रशेखर रावण जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय और अंततः राजनीतिक परिणाम पाने वाले लोगों तक जाकर भी समाप्त नहीं होता। सन 1919 और 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से दलितों की दशा दिशा को राजनीतिक तौर पर परिभाषित करते हुए उन्हें अधिकार देने की बात उठाई गई, जिसे 1950 में भारत के संविधान में साकार किया गया। संगठनात्मक स्तर पर दलित विमर्श में दलित पैंथर, बामसेफ, बसपा, DS4 और भीम आर्मी जैसे उदाहरण सामने आए, तो आर्थिक तौर पर मार्क्सवाद जैसा सिद्धांत भी दलित उत्थान के लिए प्रस्तुत हुआ, लेकिन फिट नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें आर्थिक वर्ग संघर्ष को ही सामाजिक वर्ग संघर्ष का पर्याय मान लिया गया, जबकि उसे रंगभेदवादी वाली दलीय शाखाओं के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत थी। इन तमाम हालात को दलित साहित्य के माध्यम से सामने रखा जाता है। भीमा कोरेगांव की घटना से लेकर दलितों के 2 अप्रैल 2019 तक के आंदोलन को अभिव्यक्ति देने में दलित साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। दलितों के जीवन और हालात को, भावनाओं को, विचार को, संघर्ष को, सपनों को, लक्ष्यों को जिस साहित्य के माध्यम से उत्तरोत्तर क्रमिक विकास के साथ अभिव्यक्ति मिलती गई है, उसे स्पष्ट तौर पर दलित साहित्य कहा जा सकता है। तथाकथित सभ्य समाज के साथ भौगोलिक रूप से रहने वाला दलित समाज अछूत, हेय और त्याज्य माना जाता रहा है और परंपरागत धार्मिक ग्रंथों में उसे उपेक्षित किया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से ठेला गया, धकियाया गया दलित साहित्य उस दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे दबाया गया, परंपरागत समाज में अछूत कहा गया और संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। मूलतः दलित जातियों का अमानवीय तरीके से शोषण होता रहा है और इस कारण हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत से लेकर मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में इस प्रकार के शोषण का आर्तनाद सुनाई दिया है। प्रेमचंद कृत रंगभूमि और गोदान जैसे उपन्यासों में भी दलित वर्ग की पीड़ा का न्यूनाधिक प्रमाण प्रकट होता है। निराला जैसे साहित्यकारों ने भी दलित पात्रों को साहित्य में स्थान दिया है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी और गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्र हरिजन दलित साहित्य की वैचारिक आधार भूमि माने जा सकते हैं, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तमाम साहित्य दलित साहित्य की वैचारिकी की मौलिक धुरी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दलित साहित्य उत्तर भारत में जितना प्रभावी रहा है, उससे कहीं अधिक दक्षिण भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में उसका प्रभाव एवं प्रेरणा रही है। बंगाल के चांदगुरु, मध्य प्रदेश के घासीदास आदि को क्षेत्रीय दलित साहित्य के नायकों के तौर पर गिना जा सकता है। दक्षिण भारत के दलित नायकों में पेरियार और रामास्वामी नायकर के अलावा नारायण गुरु प्रमुख रहे हैं, जिनका साहित्य मूलतः दलित साहित्य को खाद बीज की तरह वैचारिकी उपलब्ध कराता है। सन 1927 में 1927 में भारत में साइमन कमीशन का आना, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उनका समर्थन, दलित वर्ग के लिए राजनीतिक विकास की संभावना देखना, गांधी जी द्वारा पूना में जेल में ही इसका विरोध और अंततः अंबेडकर गांधी के बीच पूना पैक्ट के माध्यम से समझौता होना, दलितों की राजनीतिक मांग का उफान ठंडा हो जाना और इसकी टीस रह रहकर दलित विचारकों के भाषणों और लेखों में दिखाई देना भी दलित साहित्य का बौद्धिक पक्ष रहा है। काशीराम जी द्वारा बहुजन संगठक जैसे पत्रों का प्रकाशन करने से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मिलित रूप से बहुजन बोलने की परंपरा चली, जिसने बाद में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। दलित साहित्य में इस बात पर भी बड़ा विवाद होता रहा है कि जाति से दलित व्यक्ति द्वारा लिखा जाने वाला दलित साहित्य ही वास्तविक दलित साहित्य है अथवा सवर्ण या पिछड़ों द्वारा लिखा गया दलित साहित्य भी वास्तविक माना जा सकता है। वस्तुतः ये विवाद बेसिर पैर का है, क्योंकि दलितों के जीवन और दशा को केंद्र में रखकर उनके विकास की बात करने वाले तमाम साहित्यकारों का साहित्य दलित साहित्य माना जाएगा।
भारत का परंपरागत राजनीतिक बौद्धिक वर्ग जो है वो महात्मा गांधी को दलित उद्धारक मानता है, जबकि बाम सेफ के अनुयायी गांधी जी को दलित उद्धारक नहीं मानते। भारत में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दलित उद्धार के दावे करता है और उसके अनेक कार्यक्रम भी दलितों को केंद्र में रखकर तय किए जाते हैं। लेकिन दलित वर्ग में खासकर बाम सेफ और बहुजन संगठनों में आरएसएस के प्रति विश्वास और समर्थन दिखाई नहीं देता, बल्कि आलोचना और प्रतिरोध ही अधिक दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दलित पैंथर जैसे संगठन, जो आरएसएस जैसे संगठनों का विरोध अतिरेकी तौर पर करते रहे हैं। जनवरी 2016 में दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने दलित वर्ग विशेषकर दलित युवाओं में आक्रोश का ज्वार पैदा कर दिया। आधुनिक युग में दलित साहित्य को बौद्धिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दलित मुस्लिम गठजोड़ भी अहम मुद्दा होता जा रहा है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के विरोध के रूप में दिखाई दे रहा है। सवर्ण जातियों और संगठनों द्वारा आरक्षण का विरोध करने तथा उसकी तथाकथित समीक्षा करने से उभरी हताशा और क्रोध भी दलित साहित्य का मुद्दा है। दलित साहित्य किस प्रकृति और स्वरूप में विकसित हुआ है, उसके आयाम क्या है, उसके विकास और वैचारिकी का विधात्मक स्वरूप क्या रहा है, वह गद्य में कैसा है और पद्य में कैसा है, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दलित साहित्य के विधाओं के विकास से समझकर ग्रहण किया जा सकता है। दलित साहित्य पर बच्चन सेन ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक में टिप्पणी की है। दलित लेखक जिस तरह अलगाववाद की नीति अपना रहे हैं वह उनके लिए ज़्यादा घातक है। नफरत से नफरत पैदा होती है। इस प्रकार की टिप्पणी से पहले बच्चन सिंह यह भी लिखते हैं कि दलित विमर्श अपने सही अर्थ में केवल भारतीय है, वह भी हिंदू, दलित या शूद्र हिंदुओं में ही होता है। दलितों के अपमान से हमारे धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत भी भरे पड़े हैं। दलित साहित्य के संबंध में प्राय इसी प्रकार का विरोधाभास अनेक आलोचकों की आलोचनाओं में देखा जा सकता है। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में दलित साहित्य पर कोई विशेष टिप्पणी ना कर केवल 3 दलित आत्मकथाओं के नाम गिनवा दिए हैं। कदाचित इतनी उभरती साहित्यिक धारा की उपेक्षा अनुचित है। नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण 1973 से लेकर नवीनतम संस्करण तक में दलित साहित्य को उपेक्षित ही किया गया है। दलित कविता धारा जो है हीराडोम की अछूत की शिकायत से लेकर अछूतानंद की कविताओं से फलीभूत हुई है। उसे कबीर, रैदास जैसे मध्यकालीन कवियों से भी पोषण मिला है। डॉक्टर एन सिंह कृत दर्द के दस्तावेज, होरिल कृत करील के कांटे और जीवन राग, श्री माता प्रसाद कृत भीम शतक, एकलव्य, दिग्विजय रावण, राजनीति के अर्ध सतसई, लालचंद्र राही की रचना मूक नहीं मेरी कविताएं, डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की रचना सवालों के सूरज, डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा लिखी गई अंधा समाज बहरे लोग तथा सिंधु घाटी बोल उठी, मोहनदास नैमिषराय की रचना सफदर का बयान, दयानंद बटोही की रचना नई लहर, यातना की आंखें द्रोणाचार्य और जयप्रकाश करदम की रचना गूंगा नहीं था मैं और तिनका तिनका आग, मनोज सोनकर की जो रचना है नई फसल, क्रौंच हूँ मैं, इनके साथ साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका। ये तमाम रचनाएं, काव्य रचनाएं दलित साहित्य की काव्य धारा के पक्ष को पुष्ट करने वाली कृतियां मानी जा सकती हैं। दलित कहानी धारा प्रेमचंद कृत ठाकुर का कुआं से शुरू हुई मानी जा सकती है, जो बहुत लंबे दौर के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना सलाम, घुसपैठिए और मोहनदास नैमिषराय की रचना आवाज़ें, दयानंद बटोही की रचना कफनखोर, BL नैनार की रचना चतुरी चमार की चाट, राजेंद्र लहरिया की रचना यहाँ कुछ लोग थे, ये तमाम रचनाएं कथा संग्रह से मजबूत होती गई है। डॉक्टर S सिंह ने अपनी पुस्तक दलित साहित्य के प्रतिमान में टिप्पणी की है, दलित कहानी का प्रभाव सच की बेखौफ अभिव्यक्ति में है, जिसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है। दलित कहानी का भविष्य बहुत उज्जवल है, उसके क्षेत्र विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। दलित साहित्य में उपन्यासों का भी लेखन हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि और गोदान से लेकर निराला के उपन्यास चतुरी चमार में भी दलित जो जीवन है उसकी समस्याओं को और तामझाम को, तमाम स्थितियों को ढूंढा जा सकता है। डॉक्टर धर्मवीर की रचना पहला खत, बलवंत सिंह की रचना भूखी चिंगारी की लाल मुस्कुराहट, प्रेम कपाड़िया की रचना माटी की सौगंध, जयप्रकाश करदम की रचना करुणा और छप्पर, सत्य प्रकाश की रचना जस तस वही सबेर और ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया आत्मकथात्मक उपन्यास जूठन, ये तमाम रचनाएं दलित साहित्य धारा की उपन्यास विधा की प्रामाणिक रचनाएं हैं।
परंपरागत भारतीय नाटकों में दलित वर्ग को स्थान नहीं मिल पाया है और इस टीस के कारण दलित साहित्यकारों ने दलित नाटकों का लेखन प्रारंभ किया। माता प्रसाद द्वारा रचित धर्म के नाम पर धोखा और अछूत का बेटा, तड़प मुक्ति की, वीरांगना जलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, प्रतिशोध, धर्म परिवर्तन आदि दलित नाटकों के प्रारंभिक उदाहरण माने जा सकते हैं। रघुवीर सिंह अरविंद द्वारा लिखा गया नाटक इतिहास की पहली घटना दलित साहित्य में राजनीतिक विमर्श का नाटक माना जा सकता है। डॉक्टर एन सिंह और ललित मेंदोला द्वारा लिखा गया नाटक कठौती में गंगा संत रैदास के जीवन व्रत को दर्शाने वाला दलित नाटक है, जो सामाजिक सरोकारों की दशा दिशा को तय करता प्रतीत होता है। दलित वर्ग की पीड़ा को उकेरने वाले अनेक नाटकों और नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन धीरे धीरे हो रहा है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दलित वर्ग की पीड़ा का रेखांकन हो रहा है। दलित साहित्य की प्रसिद्धि मूलतः दलित आत्मकथाओं के लेखन से प्रारंभ हुई है। मोहनदास नेमिशराय का कहना है कि दलित आत्मकथा लिखने के संकट दोहरे हैं। दलित कथाकार को पहले स्वयं अपने समाज, जाति, परिवार और रिश्तेदारों से जूझना पड़ता है। बाद में सवर्ण जाति के समीक्षकों, टीकाकारों से भी उलझना जरूरी हो जाता है, जो शालीनता तथा अश्लीलता की विपरीत शब्दावलियों के बहाने ऐसे कथाकारों को कोसना कतई नहीं भूलते। दलित आत्मकथाओं का लेखन मराठी भाषा में पहले आरंभ हुआ और इसका स्पष्ट प्रभाव हिंदी की दलित आत्मकथाओं पर भी पड़ा। हिंदी की अनेक दलित आत्मकथाएं तो मराठी आत्मकथाओं का अनुवाद ही है। मराठी दलित आत्मकथाओं का प्रकाशन प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं में हुआ और बाद में पुस्तक के रूप में उन्हें पाठकों के सम्मुख अभिव्यक्ति मिली। शरण कुमार लिम्बाले द्वारा लिखित मराठी दलित आत्मकथा अक्कारमासी अपमान और संघर्षों का जीवंत दस्तावेज है, जो हिंदी में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई है और अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। हिंदी दलित आत्मकथाओं में डॉक्टर भगवान दास कृत में भंगी हूँ को शुरुआती कृति माना जा सकता है। मोहनदास नेमिशराय की जो रचना है अपने अपने पिंजरे, इसके दो भाग है, भाग 1 और भाग 2। इनके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, कौशल्या बैसंत्री कृत दोहरा अभिशाप, के नाथ कृत तिरस्कार, डी आर जाटव कृत मेरा सफ़र मेरी मंजिल, सूरजपाल चौहान की रचना तिरस्कृत, माता प्रसाद की रचना झोंपड़ी से राजभवन, शिवराज सिंह बेचैन की रचना मेरा बचपन मेरे कंधों पर, धर्मवीर की रचना मेरी पत्नी और भेड़िया, डॉक्टर तुलसीराम की रचना मुर्दहिया, सुशीला टाक भोरे की रचना शिकंजे का दर्द आदि दलित आत्मकथाएं हैं, जो दलित जीवन की पीड़ा, अपमान और संघर्ष पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। दलित आलोचना के क्षेत्र में प्राय सभी आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है, लेकिन सन 2000 के बाद पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ पुस्तकीय स्वरूप में भी दलित आलोचना की कृतियां उपलब्ध हुई हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, जयप्रकाश करदम, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, डॉक्टर एन सिंह, डॉक्टर सुशीला टाक भोरे प्रमुख दलित आलोचक माने जा सकते हैं। टीपी राही की रचना हिंदी दलित कविता नए संदर्भ, रजत राही मीनू की रचना नवे दशक की हिंदी दलित कविता, डॉक्टर एन सिंह द्वारा संपादित दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम और दलित साहित्य के प्रतिमान। इसके अलावा शिवराज सिंह बेचैन की रचना सामाजिक न्याय और दलित साहित्य, राजकिशोर की रचना दलित राजनीति की समस्याएं आदि दलित आलोचना के प्रमुख ग्रंथ माने जा सकते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्री ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है दलित समस्या जड़ में कौन, ये इंतज़ार नईम ने लिखी है। और दलित चेतना जो है रमणीका गुप्ता की रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक और रचना है जिसे शरण कुमार लिम्बाले ने लिखा है। दलित आलोचना की ही तरह दलित निबंध साहित्य का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम कृत दलित साहित्य और सामाजिक न्याय, कंवल भारती की रचना लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल, डॉक्टर सुशीला टाक भोरे की रचना परिवर्तन जरूरी है, डॉक्टर एन सिंह की रचना मेरा दलित चिंतन, डॉक्टर दयानंद बटोही की रचना साहित्य और सामाजिक क्रांति आदि ऐसे निबंध संग्रह है जिनमें दलित वर्ग की दशा दिशा को उकेरा गया है। दलित साहित्य के उत्तरोत्तर विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, ये तमाम पत्र पत्रिकाएं दलित साहित्य की वैचारिकी का मूल आधार मानी जा सकती हैं। वर्तमान साहित्य आजकल आलोचना, इंडिया टुडे और आउटलुक ये तमाम मुख्य धारा की पत्र पत्रिकाएं, इनके अलावा अमर उजाला, भास्कर, पंजाब केसरी, नवज्योति पत्रिका, जागरण, ये प्रचलित अखबार, ये दैनिक अखबार समय समय पर दलित वर्ग की पीड़ा का रेखांकन अलग अलग विधात्मक स्वरूप में प्राय आलोचनात्मक सामग्री के रूप में करते रहते हैं। पूर्णतया दलित वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर प्रकाशित होने वाली दलित पत्रिकाओं में दलित दस्तक और फॉरवर्ड प्रेस, ये दो पत्रिकाएं ज़्यादा फेमस है दलित साहित्य में, दलित दस्तक और फॉरवर्ड प्रेस।
इनका नाम लिया जा सकता है। आदिवासी और दलित विमर्श की सम्मिलित पत्रिका अरावली, इसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है। इंडिया टुडे पत्रिका का 18 अप्रैल 2018 का संस्करण दलितों का दम, भारतीय राजनीति, दलितों का दम ने दलितों ने जो दम दिखाया है वो भारतीय राजनीति और समाज की बवंडरी करवट को अभिव्यक्त करता है, यानी दलित अब जाग गया इस चीज़ को सूचित करता है। यह संस्करण प्रासंगिक तरीके से दलित विमर्श को प्रस्तुत करता है। 1978 में 1978 में मोहनदास नेमिस द्वारा संपादित बहुजन अधिकार अखबार और दूसरे क्रम में डॉक्टर सोहन पाल सुमनाक्षर कृत हिमायती अखबार भी दलित जीवन के विमर्श की प्रस्तुति करने वाले अखबार रहे हैं। भीम भारती, कला भारत, ग्रीन सत्ता, अपेक्षा, आजीवक विजन, अधिकार दर्पण, धम्म दर्पण, सधम्म दर्पण आदि पत्र पत्रिकाएं भी उल्लेखनीय है जो दलित विमर्श की अभिव्यक्ति करती रही है, किंतु इनका प्रभाव और दायरा दलित दस्तक और फॉरवर्ड प्रेस की तरह विस्तृत नहीं हो पाया है। दलित वर्ग में चेतना उत्पन्न करने के लिए अनेक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल, फेसबुक पेज और ब्लॉग और साइट्स संचालित हो रही है, जिनसे सोशल मीडिया के मंच पर दलित अपनी बात, अधिकार, जागृति आदि के प्रति सचेत हो सकते हैं, सुन सकते हैं, टिप्पणी और पसंद यानी लाइक कर सकते हैं। द आवाज़ हिंद, गिरदा जिगर, यंगिस्तान न्यूज़, इमरान बंकवी, VRSCS इंटरनेशनल, अपना रवीस, बियॉन्ड हेडलाइंस, फेकू एक्सप्रेस 2.0, रियल हीरो प्रसून वाजपेयी और सबीना बानो, बॉयकॉट NRC, हैदराबाद मेट्रो न्यूज़, BBC, NDTV, कमर तस्लीम, द हिंदू वॉइस, आई सपोर्ट कन्हैया कुमार, गौरव वल्लभ फैन क्लब, आई सपोर्ट रवीश कुमार, दलित दस्तक, आमिर खान, 24x7 न्यूज़, आज ऑफिशियल, डक्कन कॉर्पोरेशन और पटना टीवी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया यूनिटी आदि ऑनलाइन पेज और न्यूज़ चैनल है जो सोशल मीडिया की ताकत का प्रमाण दिखाते हैं। दलित वर्ग की पीड़ा और स्थितियों को उजागर करने का ये मंच है और दलित साहित्य तमाम प्रकार की साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है। दलित साहित्य जिन संदर्भों और विमर्शों को लेकर उभरता गया है वे अब मुख्य धारा के साहित्य और विमर्श में जगह पा रहे हैं और इसे भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की स्वीकृति माना जा सकता है। अंशुमाली रस्तोगी का आलेख दलितों के नाम पर, दलित राजनीति की समस्याएं, संपादक राजकिशोर, यानी अंशुमाली रस्तोगी का जो आलेख है दलितों के नाम पर, ये दलित राजनीति की समस्याएं जो है राजकिशोर की किताब उसमें छपा है और इसमें ये टिप्पणी है, दरअसल दलित राजनेता दलित राजनीति को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसमें समानता और बंधुत्व की भावना कम, अपने स्वार्थ ज़्यादा है। डॉक्टर यशवंत विरोधे का आलेख मुद्दा दलित साहित्य का नेतृत्व कब्जाने का, ये जो किताब है ये शिवराज सिंह बेचन द्वारा संपादित है और किताब का नाम है सामाजिक न्याय और दलित साहित्य। तो शिवराज सिंह बेचन की किताब सामाजिक न्याय और दलित साहित्य में डॉक्टर यशवंत विरोधे का आलेख है मुद्दा दलित साहित्य का नेतृत्व कब्जाने का। इसमें क्या है, बार बार कहने के बावजूद इस दोगले चरित्र के साहित्यकारों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है कि अब भारत के दलित साहित्यकार उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह टिप्पणी दलित साहित्य में दलित साहित्यकार बनाम सवर्ण साहित्यकार के विवाद को उजागर करती है और दलित साहित्य की आलोचना में इस तथ्य को सम्मिलित किया जाना भी जरूरी है। इसके अपने प्रतिमान, अपने रूप हैं, अपनी चिंताएं हैं। यद्यपि दलित साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है तथापि उससे अभी कई फासले तय करने हैं। दलित साहित्य को के तमाम स्वरूप को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर गौर करते हैं और इसका समापन करते हैं। तो क्या बिंदु हम देखते हैं, एक तो दलित साहित्य में दलित वर्ग की पीड़ा का बयान और समझ दिखाई देगी आपको, सामाजिक व धार्मिक उत्पीड़न का ब्यौरा दिखाई देगा, राजनीतिक रूप से अधिकार विहीन होने का दर्द दिखाई देगा, सांस्कृतिक व शैक्षिक रूप से हे जीवन हेतु बाध्य किए जाने की व्यथा दिखाई देगी, मनोवैज्ञानिक अनुभवों का बयान होगा, पृथक और विशिष्ट साहित्यिक धारा का विकास दिखाई देगा। इसमें क्रोध, उत्तेजना और प्रतिकार का साहित्य माना जा सकता है दलित साहित्य को, शिकायत व उलाहने का भाव नजर आता है इस साहित्य में। इस साहित्य की जो लैंग्वेज है वो सपाट बयानी की है, प्रेमचंद से लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि इस साहित्य के अहम पड़ाव है। आर्थिक पक्ष की मजबूती पर विचार किया गया है इसमें, नवीन सौंदर्य शास्त्र का विकासवादी साहित्यिक मॉडल है ये, अनास्थावाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव भी इस पर दिखाई देगा, मार्क्सवादी मूल्यों से इसकी निकटता है, विभिन्न विधाओं व रचनाशीलता की ग्राह्यता इसमें नजर आती है, यथार्थ का अतिरेकी स्वरूप नजर आएगा और दलित नेतृत्व का प्रभाव भी इसमें नजर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई और दलित साहित्य के बारे में, दलित साहित्य की तमाम विधाओं के बारे में मैंने मूलभूत टिप्पणी की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।